नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सरान शरीफ नॉलेज आर्मरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी बड़ी शानदार और ज़बरदस्त चल रही होगी और उसी शानदार और ज़बरदस्त तैयारी को हम आज कंटिन्यू करेंगे आपके साथ पॉलिटी क्लास 5 के साथ। और पॉलिटी क्लास 5 हमारी होने वाली है मौलिक अधिकारों के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वाली क्लास में कि मैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अगली क्लास लाने वाला हूं, और आज वो दिन आ चुका है 18 जुलाई 2024 को, जब ये क्लास हम आज डिस्कस करेंगे। और यह टॉपिक, ध्यान रखें बेटा, यह टॉपिक एनडीए में, सीडीएस में, एफकैट में, एसएससी में या किसी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पॉलिटी आती है, जनरल स्टडीज आती है, तो इसका मतलब है बेटा ये पॉलिटी का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। कोई भी एग्जाम हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आइए आज हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, पूरा टॉपिक कवर करेंगे। और एक और चीज़ साथ में बता दूं, आज हमारी 5वीं पॉलिटी की क्लास है जिसमें मैं पूरा कंप्लीट पॉलिटी सिलेबस तैयार करवा रहा हूं आप सभी को, और एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें आज 5वीं क्लास है। और इस सीरीज के माध्यम से पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पॉलिटी का सिलेबस हम लोग कवर करेंगे धीमे धीमे, आपके एग्जाम से पहले पहले ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में हम क्या क्या जानते हैं बेटा। इससे अगर पिछली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है बेटा, वो पहले आपको उन क्लासेस को कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना ये इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी शायद आपको समझ में ना आए। तो हमारे संविधान के बारे में बहुत जानकारियां मैंने पिछली 4 क्लासेस में दे दी हैं, वहाँ पे जाइए, 4 क्लासेस को कंप्लीट करिए, फिर इस क्लास में आइए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो मौलिक अधिकार बेटा क्या है? मौलिक अधिकार ना बेटा एक प्रकार के डेमोक्रेटिक राइट हैं, लोकतांत्रिक हक हैं जो हर एक नागरिकों के पास होना चाहिए। बेसिक जो राइट होते हैं ताकि देश की डिग्निटी बनी रहे, देश का भाईचारा बना रहे, है ना, देश का सेकुलर होना बना रहे, देश सॉवरेन बना रहे, देश हमारा न्याय के रास्ते में चले, है ना, देश जो है एक तरह से उन्नति की ओर बढ़े। इस वजह से हर एक ह्यूमन बीइंग के पास, हर एक मानव के पास ये मौलिक अधिकारों का होना बड़ा अनिवार्य है अगर आप लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं तो, है ना। वरना लोगों को एक तरह से ऊपर, उनके ऊपर मोनार्की दिखाना, है ना, उनके ऊपर किंगशिप दिखाना, और अगर आप लोगों को सप्रेस करेंगे, दबाव बनाएंगे, तो इससे आपकी इंसानियत की हत्या करेंगे आप, अगर आप किसी भी व्यक्ति को मौलिक अधिकार से वंचित रखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है ये मौलिक अधिकार। तो सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट आर अ सेट ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट दैट आर गारंटीड टू एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री टू इंश्योर देयर डिग्निटी, फ्रीडम एंड वेल बीइंग। मैंने आपको क्या बताया? फंडामेंटल राइट बेसिक ह्यूमन राइट हैं जो कि गारंटी देते हैं हर एक नागरिक को, ताकि वो अपनी डिग्निटी मेंटेन कर सके, फ्रीडम ले पाए, फ्रीडम का आनंद ले पाए, और इसके अलावा वेल बीइंग मतलब सुरक्षित रह पाए। ठीक है ना, और ठीक प्रकार से रह पाए। इंडिया में फंडामेंटल राइट जो है बेटा, वो मैंने बताए थे आपको, जब संविधान बना था उस दौरान पे 22 पार्ट थे, 22 भाग थे हमारे संविधान में, लेकिन आज के समय में 25 भाग हैं। और उस 25 भाग में से तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में दिया गया है हमारे संविधान में। ध्यान रखें बेटा, अनुच्छेद 12 से 35 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, वो सारे आर्टिकल 12 से 35 के बीच में हम डिस्कस करेंगे। ध्यान रखें, 12 से 35 के बीच में कई ऐसे आर्टिकल हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो उनको हम स्किप करते हुए मोस्टली आर्टिकल हम कवर कर लेंगे। तो उसकी टेंशन ना लीजिएगा कि आपके एग्जाम के लिए शायद कुछ छूट जाए, तो छूटेगा कुछ नहीं, कवर सब करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला हमारा क्या है कि ऑल पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, है ना, नस्ल कौन सी है, उनका धर्म कौन सा है, उनकी जाति कौन सी है, उनका जेंडर कौन सा है, और इसके बिना भेदभाव किए, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा इन टॉपिक्स के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी नागरिक के बीच में, और हर एक व्यक्ति के पास ये मौलिक अधिकार होगा। और अगर उन मौलिक अधिकारों का
का कोई उल्लंघन करता है तो वो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जा सकता है। तो कहने का मतलब वो अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन अगर किसी व्यक्ति का हो जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए अगर वो उल्लंघन कर दिए गए हैं किसी के द्वारा तो उनके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और हाई कोर्ट जा सकता है। ऑलरेडी मैंने पिछली वाली क्लास में आपको एक्सप्लेन भी करा था, ठीक है ना, इसलिए मैंने बोल रखा है कि इससे पिछली क्लास अगर आप देख लोगे तो आपको आसानी हो जाएगी मौलिक अधिकारों को एक्सप्लेन करने में। वैसे तो मैं यहाँ पे भी बेसिक से ही लेकर चलूंगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा, अच्छा एक और बात ध्यान रखना बेटा, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है ना तो लाइक जरूर ठोकें बेटा, है ना। लाइक अगर करोगे तो वो मोटिवेशन मेरे लिए बनेगा, है ना। वो एक बेहतर तरीके से मैं आपको पढ़ा पाऊंगा, एक लगेगा कि लोग जो है यहाँ पे बच्चे जो हैं इंगेज हो रहे हैं, है ना। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें, है ना। इसके अलावा बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, ठीक है। अभी क्योंकि ये चैनल हाल ही में शुरू हुआ है इसी वजह से मैं यहाँ पे बीच में आपको इस क्लास के बीच में टोकते हुए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आइए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आपका। तो आइए देख लेते हैं, जब संविधान बना था तो उस दौरान पे हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार डाले गए थे? 7 मौलिक अधिकार डाले गए थे। और जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसे इंग्लिश में राइट टू प्रॉपर्टी कहते हैं, हमारे संविधान में संशोधन कर दिया गया था। 44वां संशोधन 1978 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की कैटेगरी से हटाकर लीगल कैटेगरी में डाल दिया गया था। इस वजह से 1978 के बाद से हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं बेटा? सबसे पहला है हमारे पास राइट टू इक्वालिटी। सबसे पहला क्या है बेटा? राइट टू इक्वालिटी है, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में लिखा हुआ है। इसको डिटेल में देखेंगे, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 कौन कौन से हैं। तो पहले देख लेते हैं, दिस इंक्लूड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी ये इंश्योर करता है कि लॉ के आगे, कानून के आगे सभी लोग एक समान हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, है ना, एक दूसरे के बीच में भेदभाव करने से रोकता है। ऑन किस आधार पे? ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन के आधार पे, नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे, जेंडर के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे। एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी देता है इन दी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। किसी के बीच में भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो विकलांग पर्सन हो, चाहे वो प्रॉपर नॉर्मल पर्सन हो या एबनॉर्मल पर्सन हो, किसी के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। इन आधारों पे कोई भेदभाव नहीं होगा। इसे ही हम कहते हैं राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। अगला है बेटा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में दिया हुआ है। और ये क्या करता है बेटा? ये फ्रीडम प्रोवाइड करता है। किस चीज की फ्रीडम प्रोवाइड करता है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। अपने आप मत को, अपने आप विचार को आप प्रकट कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। आप एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं। आपको असेंबली का अधिकार देता है, आपको एसोसिएशन फॉर्म करने का अधिकार देता है, आपको मूवमेंट चलाने का अधिकार देता है, आपको पूरे हमारे देश में कहीं पे भी रहने का अधिकार देता है। इसके अलावा प्रैक्टिस करने का अधिकार देता है। कोई भी प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर आप व्यापार कर सकते हैं। तो इन सब का अधिकार राइट टू फ्रीडम अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में दिया गया है, ठीक है। तीसरा मौलिक अधिकार है बेटा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 से लेकर 24 के बीच में दिया हुआ है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण के खिलाफ आपका अधिकार। शोषण अगर आपका किया जाता है किसी भी चीज के ऊपर तो उस शोषण के खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं। और सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि आपका अगर शोषण किया जा रहा है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इंक्लूड द
प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती आपसे काम नहीं कराया जा सकता, लेबर नहीं आपको बनाया जा सकता। बच्चों को काम नहीं कराया जा सकता, 14 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनसे चाइल्ड लेबर नहीं कराया जा सकता। इसके अलावा मानवता की ट्रैफिकिंग नहीं करी जा सकती, मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी ट्रैफिकिंग नहीं करी जाती, उनको बिना उनसे पूछे, उनकी परमिशन लिए आप उनको एक जगह से दूसरी जगह जबरदस्ती नहीं लेकर जा सकते। इसको हम कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आइए अगला देख लेते हैं। चौथा हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में दिया हुआ है। क्या कहता है? दिस गारंटीज द फ्रीडम, ये किस प्रकार की स्वतंत्रता देता है? टू प्रैक्टिस करने की स्वतंत्रता देता है, उसको अपनाने की स्वतंत्रता देता है, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। किस चीज की? रिलीजन की। तो ध्यान रखो बेटा, आपको ये स्वतंत्रता दे रहा है किस चीज की? प्रैक्टिस करने की, अपनाने की, प्रोफेशन की और प्रोपोगेशन की। प्रोपोगेशन मतलब होता है प्रचार प्रसार, आप अपने धर्म का कर सकते हैं खुलकर, कोई उसकी रोक टोक नहीं होगी। ठीक है। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो ध्यान रखें बेटा, इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पब्लिक ऑर्डर के हिसाब से ही आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई धर्म अपना रहे हैं और उस धर्म को अपनाने के लिए आप किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो वहां पे ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपका वंचित हो जाएगा, वो आपका रोक दिया जाएगा, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, अगला आ जाओ बेटा। पांचवा मौलिक अधिकार है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में दे रखा है। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार जो है बेटा, दीज प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज इन टर्म्स ऑफ कल्चर, लैंग्वेज एंड एजुकेशन। कहने का मतलब हमारे देश में जो अल्पसंख्यक लोग हैं, माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, तो उनके पास भी वही अधिकार होंगे जो कि बहुसंख्यक लोगों के पास होते हैं, मेजॉरिटी पॉपुलेशन के पास होते हैं, है ना। तो जो अल्पसंख्यक लोग हैं, माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, तो उनके पास भी अपनी संस्कृति का बचाव करने का अधिकार है, अपनी भाषा चुनने का अधिकार है और अपनी शिक्षा चुनने का भी अधिकार है, जो कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन के पास है। ठीक है ना। माइनॉरिटी अगर पॉपुलेशन है, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनकी जनसंख्या कम है अगर हमारे देश में, तो उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारा संविधान उनको ये राइट देता है। और लास्ट हमारा मौलिक अधिकार है बेटा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है। तो क्या कहता है ये अनुच्छेद 32? दिस ग्रांट इंडिविजुअल द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। इट इज कंसिडर्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हमारे जो पहले कानून मंत्री थे हमारे आजाद भारत के, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, उन्होंने इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को क्या कहा था बेटा? आत्मा और रूह और बेटा हार्ट कहा था, हृदय और आत्मा है हमारे संविधान का ये राइट। और ये क्या है बेटा? अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर दिया जाता है तो वो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है और वही व्यक्ति उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है उनको लागू करवाने के लिए। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति का कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ठीक है ना बेटा? आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। आइए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है बेटा। अब इन्हीं फंडामेंटल राइट के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट को स्टार्ट करने से पहले अनुच्छेद 12 के बारे में पढ़ लेते हैं कि अनुच्छेद 12 क्या कहता है। इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, मैं आपको आसान भाषा में बता दूंगा लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रीडिंग मान लेते हैं क्या है। द स्टेट इंक्लूड द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब हम जो स्टेट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं अनुच्छेद 12 के तहत, उस स्टेट शब्द का मतलब है कि हमारे भारत के टेरिटरी के अंदर या फिर भारत सरकार के कंट्रोल में अगर कोई भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं या फिर हमारे देश का जो सदन है, पार्लियामेंट है, हमारे देश में जो राज्यों में और केंद्र
केंद्र प्रशासित प्रदेशों में, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जो स्टेट लेजिस्लेचर है, विधानमंडल है, तो इन सभी को हम क्या कहते हैं बेटा? इन सभी को हम लोग स्टेट कहते हैं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसके अलावा गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड ऑल दी अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखो बेटा, तीन चीजों के बारे में बात हो रही है। गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के बीच की जो गवर्नमेंट और पार्लियामेंट है हमारे देश की, इसके अलावा गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट है हमारे देश का, और इसके अलावा जितनी भी अदर अथॉरिटीज हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया या फिर हमारे भारत सरकार के कंट्रोल में, तो इन सभी के यूनियन को हम क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं, जो कि अनुच्छेद 12 में लिखा हुआ है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा यहां तक। चलिए आइए आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा अनुच्छेद 13, और इसके बारे में ऑलरेडी मैंने सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर सेकंड में और फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर फर्स्ट में पॉलिटी के मैंने समझाया था। जो जुडिशियल रिव्यू के बारे में अनुच्छेद 13 में लिख रखा है, इसका मायने ये है कि अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, विधानमंडल के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है और वो कानून असंवैधानिक तरीके से बनाया गया होगा, तो वो कानून को नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है ना? तो असंवैधानिक तरीके से अगर बनाए गए कानून को नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है उच्च न्यायालय और हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 में आपको ऑलरेडी मैं कई बार इससे पहले समझा चुका हूं, तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। आइए आगे देख लेते हैं। पहला फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी। और ये राइट टू इक्वालिटी क्या कहता है बेटा? जो कि कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में है। तो पहला देख लेते हैं, आर्टिकल 14 क्या है बेटा? इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के आगे सभी लोग एक समान हैं, है ना? जो लॉ है, जो हमारे देश का कानून है, उस से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, देश का कोई भी व्यक्ति हमारे कानून व्यवस्था से ऊपर नहीं आता। ठीक है ना? आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। आइए आगे देख लेते हैं कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमारा जो स्टेट होगा, जो देखिए मैंने यहाँ पे आपको बार बार बोला ना, अभी जो स्टेट शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, स्टेट शब्द का मतलब क्या है? सरकार या फिर सदन, सरकार या फिर विधानमंडल, या फिर हमारे देश की पब्लिक अथॉरिटी जो भी है, या फिर गवर्नमेंट के अंडर में जितनी अथॉरिटीज आती हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो कोई भी स्टेट डिनाई नहीं करेगा किसी भी व्यक्ति को इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब लॉ के आगे वो सारा स्टेट जो है वो लॉ के आगे सभी नागरिकों को एक समान ही देखेगा। ठीक है ना? और सभी को लॉ को संरक्षण देगा, लॉ का प्रोटेक्शन करेगा सभी के आगे। ऐसा नहीं कि अमीर व्यक्ति के लिए कोई दूसरा कानून है या फिर गरीब व्यक्ति के लिए कोई दूसरा कानून है, महिलाओं के लिए अलग कानून है या फिर पुरुषों के लिए अलग कानून है। यहाँ पे सभी को एक समान ही देखा जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं अनुच्छेद 15 में क्या लिखा हुआ है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो कहने का मतलब अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा? किसी भी नागरिकों को रिलीजन के आधार पे, धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे, है ना, इसके अलावा जेंडर के आधार पे या फिर जन्म स्थान के आधार पे। ठीक है, अनुच्छेद 16 देख लेते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उन सभी में इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी जाएंगी सभी को। भारतीय नागरिकों के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन एक और चीज ध्यान रखो, राज्य का एक फर्ज और है कि अगर सामाजिक रूप से या फिर शिक्षा के आधार पे अगर कोई भी बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो उनके ऊपर अगर कोई स्पेशल प्रोविजन डालना है संविधान में तो वो स्टेट डाल सकता है। तो ये एक्सेप्शन आ जाता है इस अनुच्छेद 16 में। ठीक है ना?
आइए आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा राइट टू इक्वालिटी में ही अनुच्छेद 17 में क्या लिखा हुआ है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन में आपके एग्जाम में इतनी बार आ चुका है कि इसे इतना इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि अनुच्छेद सोते हुए जगो, और अगर पूछ ले जगने के बाद तुरंत, है ना, कि अनुच्छेद 17 क्या है, तो मुंह से एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ही निकलना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट है ये बेटा, नींद में भी आपको ये आर्टिकल याद रहे। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी में क्या है, अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराउजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल बाय द लॉ। कहने का मतलब हमारे देश में अनटचेबिलिटी किसी भी आधार पे सही नहीं माना जाएगा। छुआछूत को अगर कोई भी व्यक्ति मानता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, वो एक क्राइम होगा, उसके लिए उसके ऊपर उचित कार्रवाई करी जा सकती है। इसके बाद देख लेते हैं लास्ट राइट टू इक्वालिटी का है एबॉलिशन ऑफ टाइटल। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति आर्म्ड फोर्सेस में नहीं है या फिर किसी व्यक्ति ने उस टाइटल को हासिल नहीं करा है शिक्षा पाकर, तो बिना किसी आधार के वो अपने नाम के आगे टाइटल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई व्यक्ति आर्म्ड फोर्सेस में कैप्टन की पोस्ट पे है, कोई व्यक्ति मेजर की पोस्ट पे है, कोई व्यक्ति ब्रिगेडियर की पोस्ट पे है, कोई व्यक्ति लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पे है, कोई व्यक्ति कर्नल की पोस्ट पे है, शिक्षा के आधार पे किसी व्यक्ति ने शिक्षा पाकर डॉक्टर की पोस्ट हासिल करी है, किसी व्यक्ति ने पीएचडी कर डॉक्टर की पोस्ट हासिल करी है, तो इस प्रकार से ये जो टाइटल है वो अपने अनुसार अपनी मन मर्जी से कोई भी व्यक्ति उन टाइटल्स का अपने नाम के आगे इस्तेमाल नहीं कर सकता। अनुच्छेद 18 में ये दे रखा है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट होगा नहीं। आइए आगे देख लेते हैं राइट टू फ्रीडम क्या कहता है। राइट टू फ्रीडम के तहत अनुच्छेद 19 में क्या दे रखा है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। जैसे कि कहने का मतलब इस अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई है, और वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता क्या है बेटा। सबसे पहली है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अपने मन की बात आप बता सकते हो किसी को भी, ऐसा नहीं है, इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके मन में किसी व्यक्ति को गाली देने की इच्छा जाग रही है तो आप उसको गाली दे दो और उसको कह दो ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। नहीं बेटा, ये आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि इससे किसी दूसरे व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आइए आगे देख लेते हैं दूसरे प्रकार का कौन सी फ्रीडम है जो अनुच्छेद 19 में बात करी गई है। दूसरी है बेटा टू असेंबल पीसफुली। पीसेबली लिखा हुआ है, यहां पे पीसफुली कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ध्यान रखें बेटा, हर एक व्यक्ति के पास पूरा अधिकार है कि अगर बिना हथियार के अगर वो असेंबल होना चाहता है, अगर वो इकट्ठा होना चाहता है, 2 या 2 से ज्यादा लोग अगर इकट्ठा होना चाहते हैं बिना कोई हथियार के, पीसफुली शांतिपूर्वक अगर वो इकट्ठा हो रहे हैं, तो वो अधिकार उनके पास है। ऐसा नहीं है इसका मतलब कल को 100 लोग इकट्ठे हो जाएं और सबके हाथ में AK-47 पकड़ा दी जाए और आप कह दें ये तो हमारा फ्रीडम टू असेंबल है भैया, तो ये फ्रीडम टू असेंबल नहीं है। आपके ऊपर उचित कार्रवाई करी जाएगी, लाठी चार्ज करा जाएगा, टीयर गैस छोड़ दी जाएगी, स्मोक ग्रेनेड छोड़ दिया जाएगा, लाफिंग गैस छोड़ दी जाएगी, वाटर कैनन छोड़ दी जाएंगी, कुछ भी हो सकता है ना। तो पीसफुली आप इकट्ठा हो सकते हैं, शांतिपूर्वक इकट्ठा हो सकते हैं, कितने भी लोग, है ना। तो आपको दंगा फसाद नहीं करना है असेंबल होकर। इसके बाद तीसरा है बेटा टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। आप किसी प्रकार की यूनियन या एसोसिएशन या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खोल सकते हैं, एनजीओ खोल सकते हैं, ये इसका पूर्ण अधिकार आपको दिया गया है। ठीक है, चौथा है बेटा टू मूव फ्रीली विथ थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की टेरिटरी के अंदर आप पूरे देश में कहीं पे भी जा सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं करी जाएगी। ठीक है, अगला है बेटा टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप किसी भी भारतीय टेरिटरी में आप रिसाइड, वहां पे निवासी बन सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं और वहां पे एक तरह से सेटल हो सकते हैं उस टेरिटरी के पार्ट में।
अगला है बेटा टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। कहने का मतलब आप किसी भी प्रोफेशन को अपना सकते हैं, कोई भी नौकरी ले सकते हैं, है ना, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई रोक टोक नहीं करी जाएगी। तो अनुच्छेद 19 में ये 6 फ्रीडम्स के बारे में बात हो रही है, ये अपने दिमाग में बेटा बिठा लेना, ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आइए आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा अनुच्छेद 20 में क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो इसको एक्सप्लेन भी मैं आपको डिटेल में करूंगा, इसका कहने का मतलब क्या है। अनुच्छेद 20 में है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस। देखो इसको डिटेल में अभी हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटे से रूप में आपको समझा देता हूं आसान भाषा में कि क्या कह रहा है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट फॉर कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। कन्विक्ट मतलब होता है किसी के लिए उसको सजा सुनाई गई हो, और ऑफेंस मतलब होता है कि उसने वो क्राइम किया हो। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है और उस क्राइम से रिलेटेड अगर कोई भी प्रावधान हमारे संविधान में या आईपीसी की धाराओं में लिखा हुआ है या क्रिमिनल सीआरपीसी की धाराओं में लिखा हुआ है, तो उसी दौरान पे जब उसने वो क्राइम किया है तो उसी वक्त के दौरान पे ही उसी हिसाब से ही उसको वो सजा दी जाएगी। कल को मान लो उसने आज के दिन क्राइम किया है ना, तो आज के समय में जो भी आईपीसी या सीआरपीसी या हमारा संविधान कहता है उसी प्रावधानों के हिसाब से ही उसे सजा सुनाई देगी। इसका मतलब ये नहीं होगा आज के समय उसने क्राइम किया और 1 साल बाद उसका वो जो लॉ है वो चेंज हो गया तो उस लॉ के हिसाब से इसकी सजा चेंज कर दी जाएगी। नहीं बेटा, जिस समय पे उसने क्राइम किया है उन्हीं समय के प्रावधानों के हिसाब से ही उसे सजा सुनाई जा सकती है। और इसके अलावा ये भी है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है और उस व्यक्ति को उस क्राइम की कोई वो सजा सुना दी गई है तो उसी क्राइम से रिलेटेड दूसरी बार दोबारा उसे सजा नहीं सुना सकते। एक क्राइम के लिए, एक ऑफेंस के लिए एक ही बार उसे सजा दी जा सकती है, एक ही ऑफेंस के लिए मल्टीपल टाइम उसे सजा नहीं सुनाई जा सकती। तो ये कहता है अनुच्छेद 20। और ध्यान रखो बेटा, अनुच्छेद 20 जो है ना बेटा, कैन नॉट सस्पेंडेड, हमने पिछली क्लास में देखा भी था, कैन नॉट बी सस्पेंडेड, सस्पेंड नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपातकालीन स्थिति में इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति भी सस्पेंड नहीं कर सकता। ध्यान रखें ये चीज, ठीक है ना। तो नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट दैट टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस, नॉट बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट विच माइट हैव बीन इनफ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। वही जो मैंने अभी शब्द आपके सामने रखे कि जिस वक्त में उसने क्राइम किया है उसी वक्त के दौरान पे आईपीसी सीआरपीसी की धाराओं के प्रावधानों के हिसाब से, संविधान के प्रावधानों के हिसाब से ही उसे सजा दी जा सकती है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है बेटा, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक ऑफेंस के लिए किसी भी व्यक्ति को एक से ज्यादा बार उसी ऑफेंस के लिए सजा नहीं सुनाई जा सकती। अगला देख लेते हैं, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई ऑफेंस किया है, क्राइम किया है, तो उसी व्यक्ति को उसी के खिलाफ विटनेस के रूप में खड़ा नहीं किया जा सकता। कोई अगर जैसे मान लो मैंने कोई क्राइम किया है, मुझे कोई सजा सुनाई गई है, तो मुझे ही मेरे ही क्राइम के लिए मुझे विटनेस के रूप में कंसीडर नहीं किया जा सकता। मेरे को अगर क्राइम साबित करना है तो मेरे अलावा किसी और को विटनेस बना सकते हो। मेरे केस में मुझे ही क्रिमिनल बना दो और मुझे ही उस क्राइम का विटनेस बना दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये हमारा क्या कहता है, अनुच्छेद 20 कहता है ये। ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं, अनुच्छेद 21 क्या कहता है, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड
पर्सनल लिबर्टी कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। स्वतंत्र है आप, आपकी पर्सनल लिबर्टी स्वतंत्र है, आपके जीवित होने का आपके पास अधिकार है, जीने का पूर्ण अधिकार है, ठीक है ना। तो ये है अनुच्छेद 21, और इसमें भी लिख लेना बेटा, इट ऑल्सो कैन नॉट बी सस्पेंडेड, नहीं किया जा सकता, सस्पेंड नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकालीन स्थिति में इसे भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 में ये लिखा हुआ है। अगला देख लेते हैं, अनुच्छेद 21A क्या कहता है, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन। ध्यान रखो बेटा, ये जो शिक्षा का अधिकार है ये कब ऐड किया गया था हमारे संविधान में, तो 86वां संशोधन था बेटा, अमेंडमेंट एक्ट था। कौन से ईयर में आया था, 2002 में आया था, जब इस शिक्षा के अधिकार को हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत डाला गया। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन of the age of 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine। हर एक व्यक्ति यहाँ पे जो बच्चा है, कोई चाइल्ड है, 6 से 14 साल की उम्र है उसकी, तो पूर्ण अधिकार है गवर्नमेंट के द्वारा फ्री एजुकेशन उसको दी जानी चाहिए। तो ये क्या है बेटा, एक बेसिक शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अनुच्छेद 22 क्या है बेटा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कहने का मतलब बिना किसी ऑफिशियल पेपर या वारंट के किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता कुछ केसेस में, है ना। ऐसा नहीं है कल को आप अपने घर पे बैठे हैं और पुलिस वाले आते हैं और आपको अरेस्ट करके ले जाते हैं बिना किसी ऑफिशियल पेपर वारंट के, उस आधार पे आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाएगा, और अगर आपका मौलिक अधिकार वायलेट हो गया तो उसके लिए आप सर्वोच्च या उच्च न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं, राइट टू फ्रीडम हमारा खत्म हो गया है। अगला हमारा मौलिक अधिकार है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और इसमें अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 लिखे हुए हैं। अनुच्छेद 23 में क्या है बेटा, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। ये रोकता है बेटा ह्यूमन ट्रैफिकिंग को और जबरदस्ती की स्लेवरी को, फोर्स्ड लेबर को। जबरदस्ती आप किसी से भी काम नहीं करवा सकते और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, ये दो चीजों को प्रोहिबिट करता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 क्या है बेटा, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, है ना। ये 14 साल तक के बच्चों को रोकता है एम्प्लॉयमेंट से। कहां पे एम्प्लॉयमेंट से, इन एनी फैक्ट्री और माइनिंग और एंगेज्ड इन एनी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। किसी भी केमिकल फैक्ट्री में या किसी भी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जो हजार्डस है, जो पूर्ण रूप से बच्चों के लिए बड़ी हार्मफुल हो सकती है, तो वहां पे 14 साल से नीचे के बच्चों को काम करना वर्जित है बेटा, और अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया गया तो कानूनी अपराध माना जाएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं अगला क्या है बेटा। अगला हमारा मौलिक अधिकार है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में बात करी गई है। तो देखते हैं बेटा 25 से 28 के बीच में क्या है। इसमें अनुच्छेद 25 कहता है बेटा, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। हर एक व्यक्ति के पास हमारे देश में पूर्ण अधिकार है कि अब वो अपनी मर्जी से अपने धर्म को, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर उस धर्म को अपना ले, उसको प्रैक्टिस करे, उसका खुलकर प्रचार प्रसार कर सकता है। हर एक व्यक्ति के पास ये पूर्ण अधिकार है, जो भी भारतीय नागरिक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन और माइनॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। अगर वो बहुसंख्यक लोग हैं या अल्पसंख्यक लोग हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर एक व्यक्ति के पास पूर्ण आजादी दे दी गई है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और उसको प्रैक्टिस करे और उसका खुलकर प्रचार प्रसार करे, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं अनुच्छेद 26 क्या कहता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मतलब कोई भी रिलीजियस वैल्यूज को, है ना, अपने हिसाब से जो भी रिलीजियस अफेयर्स हैं बेटा, है ना, जिस आधार पे वो रिलीजन चल रहा है, तो उन रिलीजियस अफेयर्स को वो मैनेज कर सकता है। कहने का मतलब टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। अपने हिसाब से वो इस्टेब्लिश कर सकता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूशंस को मंदिर मस्जिद बना सकते हैं, है ना, और चैरिटेबल पर्पस के लिए दान पात्र भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, चैरिटेबल पर्पस के लिए एक तरह से ट्रस्ट भी खोल सकते हैं, वो पूर्ण अधिकार दिया गया है। टू मैनेज इट्स अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, है ना, अपने धर्म को अपने अनुसार से वो चेंज कर सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टू ओन एंड एक्वायर इमूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब अपने स्वतंत्र है वो हर एक व्यक्ति की वो प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह पे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी बाय द लॉ, और उसके ऊपर पूर्ण अधिकार है उस प्रॉपर्टी को रन करने का रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। आई होप आपको यहां क्लियर हो गया होगा। जैसे मंदिरों में या मस्जिदों में जो धर्मशालाएं होती हैं, रुकने की व्यवस्था होती है, आप गुरुद्वारा जाएंगे तो वहां पे भी होती है, तो उनकी बात करी जा रही है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देख लेते हैं, अगला क्या है, आर्टिकल 27 में फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर देयर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म के नाम पे कोई प्रमोशन के लिए या उस धर्म को फैलाने के लिए उस पैसे को खर्च करता है, तो उस पैसे खर्च किए गए पैसे के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस द प्रोसीड ऑफ विच आर स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटेड इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, है ना, अपने धर्म को स्टैब्लिश करने के लिए उस पैसे को खर्च करता है, तो उस पैसे के ऊपर कोई भी टैक्स सरकार नहीं वसूलेगी, ठीक है। अनुच्छेद 28 देख लेते हैं, अगला है हमारा फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजन वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब बेटा कि ये एक ऐसा अधिकार है कि कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति के ऊपर इम्पोज नहीं किया जा सकता कि आप इस रिलीजन को फॉलो करो, इस प्रार्थना को करो, है ना। अगर कोई व्यक्ति उस प्रार्थना को मना कर देता है करने से, तो वो उस व्यक्ति के पास पूर्ण अधिकार दिया गया है। कहीं पे भी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर वहां पे हर धर्म के व्यक्ति पढ़ रहे हैं, हर धर्म के स्टूडेंट हैं, और किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में बात करी जा रही है, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर अगर प्रार्थना करी जा रही है, सिर्फ उसको प्रमोट किया जा रहा है, और कोई भी स्टूडेंट दूसरे धर्म का मना कर देता है उसको फॉलो करने के लिए, तो उसके पास वो पूर्ण अधिकार है, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं अगला क्या है बेटा, अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। क्या कहता है अनुच्छेद 29 के तहत प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके इंटरेस्ट का बचाव करता है। जैसे कि अगर वो अल्पसंख्यक लोग हैं तो वो अपने हिसाब से अपनी भाषा को चुन सकते हैं, अपनी संस्कृति को चुन सकते हैं, अपनी शिक्षा को चुन सकते हैं अपने हिसाब से। वो के पास भी उतने ही अधिकार होंगे जितने बहुसंख्यक लोगों के पास होंगे, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं अनुच्छेद 30 क्या कहता है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कहने का मतलब हर अल्पसंख्यक लोगों के पास वो अधिकार होंगे अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, शिक्षा के मंदिरों को बना सकते हैं और उनको प्रिसाइड भी कर सकते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी चला सकते हैं। कोई भी अल्पसंख्यक अगर लोग हैं तो वो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को ओपन कर सकते हैं, उनके पास भी वो अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। आइए आखिरी देख लेते हैं, राइट टू आखिरी नहीं है, सॉरी, सेकंड लास्ट देख लेते हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, है ना। शुरुआत में बताया था कि हमारा जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस दौरान पे 7 मौलिक अधिकार थे। 7वां मौलिक अधिकार था बेटा राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे संपत्ति का अधिकार कहते हैं हिंदी में, जिसको डिलीट कर दिया गया था कौन से एक्ट के तहत, 44th अमेंडमेंट एक्ट। यहां पे लिखा हुआ है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसे फंडामेंटल राइट की कैटेगरी
इसे कहां डाल दिया गया था बेटा? लीगल राइट की कैटेगरी में डाल दिया गया था इस राइट टू प्रॉपर्टी को। क्लियर है? कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जो कि कहता था ये हमारा मौलिक अधिकार, और आज के समय में इसको मॉडिफाई करके कौन से अनुच्छेद में डाला गया है बेटा? 300A में डाला गया है। 300A में इसके बारे में बात करी गई है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, क्योंकि पहले तो ये क्या था? ये एक मौलिक अधिकार था, लेकिन आज के समय में ये लीगल राइट है। ठीक है, तो आइए लास्ट देख लेते हैं। आखिरी है हमारा बेटा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि मैंने आपको बताया ये क्या करता है। अनुच्छेद 32 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है ताकि किसी भी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है तो उसको इन्फोर्स करा पाए, उसको लागू करा पाए। और इसी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत अनुच्छेद 226 के तहत ये पावर देता है हाई कोर्ट को, ताकि किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसको वो इन्फोर्स करा पाए, उस देश में उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने से बचा पाए। ठीक है ना? तो इसे ही क्या कहा जाता है बेटा? इसे ही मैंने बताया था हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और किसने कहा था बेटा? डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने कहा था। शुरुआत में मैंने ये आपको बता भी रखा है। तो ये गया हमारा पूरा टॉपिक मौलिक अधिकारों के ऊपर। इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। कुछ आर्टिकल मैंने मिस करे हुए हैं, कि इसलिए मिस किए हुए हैं क्योंकि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसी वजह से मैंने उनको हटाया है। इतने आर्टिकल जरूर याद रख लें, समझ के पढ़ें बेटा। नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना? मैंने ऑलरेडी आपको पिछली क्लासेस में मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ था कि अगर आप मेरे से डाउट पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए बेटा। और व्हाट्सएप का टाइम जो होगा, अगर आप अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप कर सकते हैं मेरे से। अगर आप इस व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, है ना, तो अपने क्वेश्चंस भेजिए और आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझाते हुए मैं 7 से 8 के बीच में आपको रिप्लाई बैक कर दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यह क्लास पसंद आई होगी। और आपको अगर यह क्लास पसंद आई है, अपने दोस्तों के साथ शेयर बेटा जरूर करेंगे। और शेयर करने से क्या होगा? मुझे सपोर्ट मिलेगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और इसकी अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो पूरी की पूरी फ्री PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी और साथ में कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। तो जाइए PDF को डाउनलोड करिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और इसको देखते रहिए, सीरीज को फॉलो करिए, क्योंकि कंप्लीट पॉलिटी का सिलेबस है यहाँ पे जो कवर किया जा रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना डिटेल में कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। उम्मीद करता हूं आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद प्यारे बच्चों।